हेलो मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग देख पाएंगे क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा दिया हुआ बुक जो कि सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान की किताब में हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य में जो भी कुछ तथाकथित घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। आप लोग कुछ नहीं कीजिए, बस वीडियो देखिए और इसमें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम दृष्टि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि मगध साम्राज्य छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे से है के आगे भारत का राजनीतिक महाजनपद के बीच में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख है। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने महाराज की मगध की स्थापना की। अथर्ववेद में बताया गया है कि बृहद्रथ नामक राजा थे, उसने क्या किया कि मगध की स्थापना की। अब देख पा रहे हैं कि मगध को मुख्यतः 3 शासक मिले उस समय। तो मुख्यतः उसमें से सबसे बड़े शासक हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसको याद कर सकते हैं आप हसीन। ऐसे कैसे याद करेंगे? हसीन हसीन हर्यक वंश, शिशुनाग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और अंत में आते हैं मौर्य। तो हम लोग कह सकते हैं हसीन मौर्य। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हर्यक वंश के शासक ने क्या क्या किया था। हर्यक वंश के पहले शासक हुए जिसका नाम है बिंबिसार। यह हर्यक वंश का संस्थापक रहा तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षण भी रहा। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन और उनके मित्र भी रहे। राजगिरी इसकी राजधानी थी। बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई और उन्होंने इसके विजय एवं विस्तार की नीति की शुरुआत की। तो पहली बार मगध में अगर कोई राजा आया तो बिंबिसार ने क्या किया कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उसने 3 विवाह किया। प्रथम पत्नी जो महाकोशला देवी, कौशल राज्य जो हम जानते हैं कि इनके 16 महाजनपद में से एक कौशल भी महाजनपद है। उसकी कौशल की पुत्री एवं प्रसन्नजित की बहन थी। प्रसन्नजित राजा थी, उसकी बहन थी। इसकी विवाह और इनसे ये विवाह करते हैं और काशी को दहेज में ले लेते हैं। तो एक महाजनपद इनके पास आ गया। तो दूसरी पत्नी लच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलेना से हुई और जिनसे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तो अजातशत्रु की माता का नाम आप याद रख सकते हैं, चेलेना हुआ। तीसरी रानी मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। तो ये मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अपना राजनीतिक संबंध तो छोड़िए, इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया। तो इस तरह से बृहद्रथ ने अपने 3 महाजनपद के साथ अच्छा संबंध बनाया। बिंबिसार ने अवंती के नरेश चंडप्रोत से युद्ध किया। चौथे महाजनपद अवंती से युद्ध किया और किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। हार जीत नहीं हो पाई तो बृहद्रथ ने दोस्ती के संबंध बना करके अपने साम्राज्य को मजबूत किया। और जब ओतप्रोत उनको पीलिया हो गया तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। तो इससे ये भी पता चलता है कि जीवक राजवैद्य थे किसके? बृहद्रथ, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, उनके समकालीन थे और उनके राजवैद्य थे। अब बातें करते हैं हम लोग अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु का पुत्र हुआ जो किस माँ से था? तो चेलेना से, जो वज्जी साम्राज्य की प्रसन्नजित की बहन थी। तो अब हम बातें करते हैं अजातशत्रु का पिता बिंबिसार था। उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या करके वह शासक बना और उसे इसलिए कुनिक भी कहा जाता है।
पितृहंता भी कहा जाता है बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु को। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया। ठीक है। उसके बाद वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल का उपयोग किया। अवंती के खतरे को सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी करवाई। तो अवंती से जब उनको खतरा समझ में आने लगा तो उन्होंने राजगीर की किलाबंदी। तो पहली बार मगध साम्राज्य का किलाबंदी कौन करवाता है? अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुआ। बातें करते हैं उदयन की। तो उदयन क्या करते हैं? उदयन भी ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अजातशत्रु के अब बेटे हैं। हाँ, नेक्स्ट उत्तराधिकारी हैं उदयन। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो बृहद्रथ ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई और अजातशत्रु ने उसमें क्या किया? किलाबंदी करवाया। और उदयन ने अपने लिए नई राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। उसने पटना में गंगा सोन के संगम पर एक किला बनवाया और ये भी अपने पिता को मृत्यु के घाट उतारते हैं और फिर ये उदयन भी शासक बनते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक इनके अंतिम शासक रहे। अब बातें करते हैं, हर्यक वंश खत्म हो गया। अब शिशुनाग वंश के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक हुए शिशुनाग। ठीक है। तो शिशुनाग जो कि नागदशक के अमात्य थे। शिशुनाग जो क्या थे? नागदशक के बोले तो मगर हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अमात्य थे, मंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि नागदशक को अवदस्त करके शिशुनाग वंश की उसको हटा करके अपने लिए अपनी नई वंश का शुरुआत किया। और उन्होंने क्या किया? वैशाली को मगध की राजधानी बनाई। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कई बार क्या हो रही है कि मगध की राजधानी बदली जा रही है। पहले राजगीर, फिर पटना, फिर वैशाली। वैशाली शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ले आते हैं। अब शिशुनाग की एक और बातें शिशुनाग से रिलेटेड है कि शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अवंती की जिनके डर क्या बोलते हैं कि आपका अवंती को मिला लिया। और अब नए शासक आते हैं कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग ने जो किया था उसी चीज़ को ये दोहराते हैं और यह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में आयोजित हुई। और कालाशोक के समय क्या हुई? द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई। तो प्रथम हम बौद्ध संगति हम देख पा रहे हैं किसके समय हुआ? बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु के समय क्या हुआ कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय होती है? कालाशोक के समय। तो तीसरा बौद्ध संगति किसके समय होगा? तो तीसरा बौद्ध संगति हम जानते हैं किसके साथ होगा। तो ये हो जाएगा आपका सम्राट अशोक के समय में। अब ये हो गया हर्यक वंश खत्म, शिशुनाग वंश। अब आते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के संस्थापक कौन बनते हैं? महापद्म नंद। इसने क्या किया? कलिंग को मगध में मिला लिया और विजय स्मारक के रूप में यह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा करके लेते आते हैं। उसने अपने आप को एकारट कहा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसने क्या कहा कि अपने आप को एकारट कहा। एकराट कहा किसने? महापद्मा नंद ने। अब उनके नेक्स्ट उत्तराधिकारी होते हैं घनानंद। इस वंश का अंतिम शासक भी रहा और यह सिकंदर के समकालीन रहा।
और चाणक्य द्वारा चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के घनानंद को पराजित करते हैं और मौर्य वंश की संस्थापना करते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में देखते हैं कि मौर्य वंश के ही समय में चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बनते हैं तो उस समय क्या होता है, सिकंदर भी अपने समय का हीरो बनता हुआ आ रहा था। तो ये घनानंद के समय भारत में इंटर कर चुका होता है और सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र रहता है और अरस्तु का शिष्य रहता है। वही अरस्तु जिसको हम अरिस्टोटल कहते हैं, उनका शिष्य है सिकंदर। अब सिकंदर क्या करता है कि सिकंदर ने क्या किया, एशिया माइनर, जो एशिया का हिस्सा, जो तुर्की का वह हिस्सा जो एशिया में लगा है, उनको और इराक और ईरान को, तुर्की, इराक, ईरान या मैसेडोनिया ग्रीस का शासक था, और वो आते हैं और 326 ईस्वी तक ये भारत आ जाते हैं। और ये भारत किस दर्जे से आते हैं, खैबर दर्रा से आते हैं, जो खैबर पास जो मैनली अफ़गानिस्तान के पास है, और इसी से कहा जाता है कि सारे विदेशी आक्रमक आए हैं। और तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, मतलब वो अपने आप को हार मानवा लेते। तक्षशिला में ये बिना लड़े ही जीत जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब हाइडेस्पेज के युद्ध लड़ते हैं। हाइडेस्पेज के युद्ध किसके साथ लड़ेंगे, पोरस के साथ। पोरस सामना कर, लेकिन पोरस को पराजित कर देता है, लेकिन उसके साहस को देखते हुए पोरस सिकंदर का सहयोगी बन जाता है और उसके साम्राज्य को वापस भी कर देता है। अब क्या करता है सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं करना चाहता है, व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। उसकी सेना सारी इनकार कर देती है और ये लगभग 19 महीने तक भारत में रहता है। 323 ईस्वी में जब वो वापस जाता है, 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि सिकंदर बहुत बड़े उस समय के राजा हुए थे, जो कि विनाशकारी षड्यंत्र के साथ किसी का अपने कर्तव्यों को आगे ले जाते थे और अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे। अब देख पा रहे हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से मौर्य का राजनीतिक प्रशासन चलता है। तो मौर्य का एज वी नो कि मौर्य के संस्थापक कौन थे। तो देख रहे हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।